31st. As an index of comfort, the temperature of saturated air at which a person would experience the same feeling of comfort as experienced in the actual unsaturated environment is called A. Comfort temperature, B. Effective temperature, C. Wet bulb temperature और D. Soothing temperature. तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन है? ये आपकी डेफिनेशन है इफेक्टिव टेम्परेचर की. सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर. ये किस किस को कंसीडर करता है? ये आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कंसीडर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को करता है और साथ में आपकी एयर वेलोसिटी को भी कंसीडर करता है. तो ये तीन चीज़ों को कंसीडर करके आपको एक टेम्परेचर देता है. ठीक है, चलते हैं अगले पे. इफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एयर रिमेन्स द सेम बट इट्स डीबीटी इंक्रीजेज, its dpt A remains the same, B increases, C decreases और D may increase और decrease depending on its relative humidity. dbt क्या है आपका? ड्राई बल्ब टेम्परेचर और dpt क्या है आपका? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. अगर हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखें तो कुछ इस तरह का आपका बनता है, रफ स्केच है. तो ये हो गया आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट. आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन्स होती हैं कुछ इस तरह की. ये है आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन्स. अब हमने क्या किया है, आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है मॉइस्ट एयर की वो सेम है और यही आपका मॉइस्ट एयर की होती है ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. अगर हम लोग इसको प्लॉट करें तो आपका कुछ इस तरह, ये मान लेते हैं ये लाइन हम देख रहे हैं सेकंड लाइन. तो डीबीटी आपका फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे कहीं, ये हो गया मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट. तो डीबीटी तो आपका इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड. ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट है. सो इसीलिए ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल अ गुड रेफ्रिजरेटर शुड हैव ए लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट कंडेंसर प्रेशर, बी लार्ज लेटेंट हीट एट इवेपोरेटर प्रेशर, सी कंडेंसर प्रेशर क्लोज टू क्रिटिकल प्रेशर एंड डी लोअर क्रिटिकल प्रेशर. यहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट होना चाहिए था, रेफ्रिजरेटर की जगह ये होगा आपका रेफ्रिजरेंट. तो ये आपकी बेसिकली रेफ्रिजरेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है. तो उसकी प्रॉपर्टी आपकी इवेपोरेटर प्रेशर पे लार्ज लेटेंट हीट ऑफ आपका इवेपोरेशन होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? ताकि जो आपका मास फ्लो रेट है रेफ्रिजरेंट का वो आपको पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कम करना पड़ेगा क्योंकि आपकी लार्ज हीट एंड लेटेंट हीट है इसीलिए. तो HFG जो है वो आपकी जितनी ज़्यादा होगी आपका मास फ्लो रेट उतना ही कम होगा फॉर अ गिवन रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी. सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. R12 इज प्रेफर्ड ओवर R22 इन डीप फ्रीजर बिकॉज A इट हैज़ लोअर ऑपरेटिंग प्रेशर, B इट गिव्स हायर COP, C इट इज मिसेबल विद ऑयल ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड D ऑल ऑफ द अबव. तो आपके यहाँ पे जो बेसिक रीज़न है R12 का यूज़ करने के लिए वो है आपका इट इज़ मिसेबल विद ऑयल ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर. सो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर. क्यों है? क्योंकि जो मिसेबल होता है ऑयल के साथ उसमें हमें कोई भी ऑयल सेपरेशन की दिक्कतें नहीं आती. ऑयल को जो रेफ्रिजरेंट है वही कैरी करके वापस ले आ जाता है और उस साथ में थोड़ा सा हीट ट्रांसफ़र भी आपका इम्प्रूव हो जाता है. तो इसीलिए R12 इज़ एडवांटेजियस ओवर R22. नेक्स्ट देखते हैं. Low grade fuels have A. low moisture content, B. low ash content, C. low calorific value और D. high carbon content. तो आपका लो ग्रेड जो फ्यूल्स होते हैं उनमें सबसे पहले तो हाई एश होती है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और कार्बन कंटेंट उनका लो होता है. साथ में जो उनके एमिशंस होते हैं जो हम बर्न करेंगे फ्यूल को उसके बाद जो एमिशंस होंगे वो भी इसमें ज़्यादा हार्मफुल होते हैं लो ग्रेड फ्यूल्स में. और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कम होती है क्योंकि उनका एनर्जी कंटेंट कम होता है इसीलिए. सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर. देखते हैं अगला. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज एम्बियंट एयर फॉर प्रोपल्शन? ए टर्बोजेट, बी पल्सजेट, सी टर्बोप्रॉप एंड डी रॉकेट. तो आपको ये ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा किसमें आपके एम्बियंट एयर का यूज़ नहीं करते. ऑप्शन डी रॉकेट. ये नॉन ब्रीदिंग टाइप का होता है जिसमें आपका ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजर दोनों ही एक ही में प्रेजेंट होते हैं. वो कोई भी ब्रीद नहीं करता है एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. चलते हैं अगले पे. ह्यूमिडिटी रेशियो कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर एज ए 0.622 PA अपॉन PV, B 0.622 PV अपॉन PA, C 0.622 PV अपॉन PV माइनस PA
और डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका ह्यूमिडिटी रेशियो बोल रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है आपका, ओमेगा इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, आपकी इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, अपॉन पीबी माइनस पीवी। ये कुछ नहीं होता, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले पे। If the air is passed over the cooling coils, then this process is termed as A. Sensible heating, B. Cooling with humidification, C. Cooling with dehumidification and D. None of the above। अब अगर इस सवाल को हम देखें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअल में इसने कूलिंग कॉइल्स तो बोल दिया है, लेकिन जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है वो हमें नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि आपकी जो कूलिंग कॉइल्स हैं उनका टेम्परेचर आपके ADP से कम है, ठीक है, या तो ADP है या फिर उससे कम है। ADP होता है आपका अपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाएं, अगर आपकी कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर ADP पहुंच गया, ये मान लेते हैं आपका 1 पॉइंट है इनलेट और ये हो गया आपका 2 ADP, तो कूलिंग कॉइल से जब जाएगी तो आपका जो फाइनल एग्जिट आपकी जो स्टेट होगी एयर की, मॉइस्ट एयर की, वो होगी आपकी 3 पे। तो ADP अगर हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि आपका कूलिंग भी हो रही है, साथ में आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी घट रही है, इसका मतलब डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग आंसर बोल सकते हैं क्या होगा, कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी करें कि ADP नहीं कंसीडर करें, हम लोग सिर्फ सेंसिबल कूलिंग ही करें। तो उस टाइम पे आपका ये जो ऑप्शन होगा नन ऑफ दी अबव वो करेक्ट होगा। लेकिन हम लोगों को ये ड्यूमिडिफिकेशन के साथ दिया है तो इसीलिए बेटर है कि आप लोग ADP एज्यूम करके इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेटर इज रिलेटेड विद COP ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर एज A. COP air greater than COP of vapor compression refrigerator, B. COP air is less than COP of vapor compression, C. COP of air refrigeration equal to COP of vapor compression and D. none of the above। तो हमें पता है कि जो एयर रेफ्रिजरेशन होता है उसकी COP बहुत ही कम होती है और यही उसका एक डिसएडवांटेज होता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो कि आपका COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन लेस देन COP ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन इज करेक्ट ऑप्शन। जो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन है इसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है COP, इसीलिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टर्बाइन आउटलेट इज इक्वल टू A. एम्बियंट प्रेशर, B. कैबिन प्रेशर, C. प्रेशर एट इनलेट टू कंप्रेसर एंड D. नन ऑफ दी अबव। अगर हम लोग इसका TS डायग्राम बनाएं सिंपल कूलिंग एयर कूलिंग सिस्टम का, तो आपकी कुछ ऐसी लाइंस बनेंगी। मान लेते हैं ये कुछ आपकी लाइंस है। तो सबसे पहले तो आपकी होती है रैमिंग प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2, ये हो गई आपकी रैम एयर। इसके बाद 2 to 3 होता है आपका कंप्रेशन, ये हो गई आपकी कंप्रेस्ड एयर। इसके बाद आता है आपका एक हीट एक्सचेंजर 3 to 4 और इसके बाद आता है आपका 4 to 5 आपके टरबाइन में एक्सपेंशन जिसमें कूलिंग होती है एयर की। और ये जो प्रेशर होता है 5 वाला, यही होता है आपका कैबिन प्रेशर, ठीक है, ये कुछ नहीं है आपका कैबिन प्रेशर है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो टरबाइन का आउटलेट है वो आपका कुछ नहीं है, कैबिन प्रेशर है। 1 जो है वो है आपका एम्बियंट प्रेशर, 1 है एम्बियंट प्रेशर और जो 5 है वो है कैबिन प्रेशर। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ खत्म होते हैं आपके आज के 10 क्वेश्चन।